सीधे चलते हैं। प्रसून जी इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। प्रसून जी, सबसे पहले अगर बात की जाए, परमिशन नहीं मिलना जो कि खत में दिख रहा था, फिर परमिशन मिलना, आप पूरे मामले को इस तरीके से कॉम्प्लेक्स और पेचीदा कर लिया है कि अभी से ही मार्च होने से पहले ही सरकार बैकफुट पे ज्यादा दिखाई दे रही है। भैया, आप ठीक कह रहे हैं कि जो बात शांति से हो सकती थी उसको वाकई कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। लेकिन देखिए, कुछ स्थितियां देखनी चाहिए। सांसदों की तादाद जो राष्ट्रपति भवन में भेजी गई है वो है 21। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री दो हैं, देवगौड़ा साहब भी हैं और मनमोहन सिंह भी हैं। सोनिया गांधी पार्टी की अध्यक्षा है और जो 4-5 जो प्रमुख हैं उनके वो तमाम सांसद हैं। और संयोग से 21 नाम में हमने जब टटोला, 18 सांसद ऐसे हैं जो इससे पहले इसी जगह से निकलकर रायसीना हिल से होते हुए राष्ट्रपति भवन तक 7 बार मार्च कर चुके हैं अलग अलग मुद्दों पर। इसका एक मतलब तो ये है कि क्या पुलिस कमिश्नर नहीं समझ रहे थे, या पुलिस कमिश्नर के सामने वो स्थिति थी कि सरकार के सामने अपने आप को किसी तरीके से इस रूप में ना दिखलाएं कि हम कड़क मिजाज के नहीं हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है दरअसल सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी की। ये तस्वीरें बतलाती हैं कि सिर्फ इस मार्च के लिए, जो आज मार्च होना है, उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। और अगर आप ध्यान दीजिए तो ये पूरा इलाका यूं ही वीवीआईपी इलाका है और यहाँ पर सुरक्षा की मौजूदा स्थिति से इतर हमेशा सुरक्षा रहती है। अब एक दूसरा सवाल यहाँ पर आता है कि सिर्फ इस ड्यूटी के लिए, जो कि यहाँ पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, वो 5 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। इन 5 घंटे के बीच में इनकी मौजूदगी है, जब तक मार्च चलेगा इनकी मौजूदगी बनी रहेगी। दूसरा सवाल है कि अब जिस मुद्दे को लेकर मार्च होने वाला है वो मैसेज अब देश के सामने साफ आ गया है। राज्यसभा में लैंड बिल पास नहीं होने दिया जाएगा। 6 तारीख तक लैप्स हो जाएगा। इसका एक मतलब यह, सरकार उस दिशा में भी नहीं बढ़ रही है जहां पर संयुक्त अधिवेशन बुला के वो सोचे कि अब वहां पर पास कराना है। इसका मतलब एक बहुत साफ है कि एक ऐसा इशू है जो लोगों की भावनाओं से जुड़ गया है और उसको विपक्ष के नेता तमाम एकजुट, सोनिया गांधी ने एकजुट जो किया वह भी काबिल तारीफ है, क्योंकि विपक्ष में उनकी हैसियत बड़ी छोटी है। बावजूद इसके एकजुट किया, तमाम पार्टियों से मिली, लगातार एक साथ सबको करते हुए इस बात के लिए उन्होंने तैयार किया कि हमें एकजुट करना चाहिए। सीताराम येचुरी और शरद यादव दूसरे उसके बाद की कतार के लोग रहे जिन्होंने कहा हमें मार्च करना चाहिए। और ये मैसेज जब से गया है उसके बाद बीजेपी या कहें एनडीए गवर्नमेंट के भीतर एक मैसेज है कि अगर इतनी छोटी तादाद एकजुटता के साथ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के तहत इस बात का जिक्र करती है कि हमें विरोध किस किस रूप में करना है, चाहे हमारी तादाद कम क्यों नहीं है, और अगर ये मैसेज राष्ट्रपति को देना है, और राष्ट्रपति लगातार अपने तमाम संबोधनों में सरकार को बड़ी बारीकी से समझाते भी रहते हैं, तो ये बहुत बारीकी पॉलिटिक्स है जिसको सोनिया गांधी अमल कर रही हैं। और इस मार्च के जरिए जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी तो वहां से निकल के वो कहे, बातचीत भी होगी उनसे, वो कुछ बात भी करेगी मीडिया से। लेकिन ये मैसेज बहुत बड़ा है कि इतनी छोटी तादाद में मैसेज बड़ा दिखाने की भी कोशिश है और सरकार उस दिशा में भी बढ़ रही है जहां लैंड बिल लैप्स कर जाए। प्रसून जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं, दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए इसलिए क्योंकि मौका एक बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर भूमि की बात की जाए तो किसानों की भूमि से ज्यादा यहां पर अपनी राजनीतिक भूमि को टटोलकर उसको एकजुटता लाने की कोशिश। और दूसरा जो सवाल इससे मिला हुआ है वो ये है कि आज फिर से सोनिया गांधी सड़कों पर होंगे, राहुल गांधी होंगे नहीं। एक छोटे मौके को बड़ा मौका बना दिया है, लेकिन जिनके ऊपर इस पूरी पार्टी की जिम्मेदारी आने वाली है वो अभी भी मौके से दूर है। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, राहुल गांधी है नहीं, सोनिया गांधी है। लेकिन दूसरी स्थिति आपको ये भी समझनी होगी कि राहुल गांधी रहे या ना रहे, लेकिन सोनिया गांधी की मौजूदगी जब जब रहती है तो राहुल गांधी उनकी छांव में ही काम करते हैं, उससे इतर वो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कद सोनिया गांधी का जो है वो राहुल गांधी का यकीनन नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि तमाम जो 21 नाम है, अगर उन नामों में आप देखना शुरू करें तो हो सकता है कांग्रेस के भीतर से आपको 1-2 नाम मिल जाएंगे, आप कहेंगे वो राहुल गांधी के गुट के हैं। लेकिन इन जनरल स्थिति में जितने भी पॉलिटिशियन हैं सभी सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो लेफ्ट के हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे आरजेडी के हैं, वो आज के नहीं हैं। राहुल गांधी ने जब पहला चुनाव 2004 में लड़ा था उससे पहले के ये पॉलिटिशियन है। और ये एक सामूहिकता का बोध पहली बार विपक्ष में जागा है कि इस मुद्दे के जरिए अपने आप को बढ़ाना है। दूसरी स्थिति जो आपने जिक्र किया अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की, मोदी अपने दौर में चुनाव प्रचार करते हुए सत्ता तक पहुंचे तो उनकी रेखा बहुत साफ थी, विकास,
डेवलपमेंट, और इसी आधार पे जाति और संप्रदाय का मुद्दा नीचे चला गया इस देश में। लेकिन किसान का मुद्दा क्या वाकई एक साथ अगर खड़ा हो जाए तो किसी राजनीतिक दल के भीतर इतनी बेचैनी पैदा कर सकता है? ये हमें पहली बार नजर आ रहा है कि किसान इस देश में हाशिए पर रहा। पॉलिटिक्स में वो वोट बैंक के तौर पर कभी देखा नहीं गया। बावजूद इसके वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें लैंड बिल चंद रिफॉर्म के साथ जब दूसरी सरकार लेकर आती है तो इस देश में एकजुटता के साथ एक नया वातावरण बनने लगता है। इसका मतलब बहुत साफ है, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक जो अलग अलग राज्यों में हैं, इस देश के भीतर 385 सीट है ग्रामीण क्षेत्रों में, उन जगहों पे उन्हें आज नहीं कल चुनाव लड़ना है। ये उनके सामने भी प्रॉब्लम है और ये जिक्र बार बार बीजेपी के भीतर भी दबी जुबान में हो रहा है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप लाना चाहते हैं ठीक है, भारत को बाजार बनाना चाहते हैं ठीक है, लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन देखिए आप भी। प्रसून जी, इस पूरे मार्च की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो हाल फिलहाल के कुछ जो घटनाक्रम हुए, क्या उसके परिप्रेक्ष्य में इसकी टाइमिंग को देखा जा सकता है? क्योंकि अगर लैंड रिफॉर्म बिल की बात की जाए तो अन्ना ने तो आंदोलन कर दिया था, कांग्रेस के दबाव के चलते इसमें 9 संशोधन किए गए, लेकिन मनमोहन सिंह को समन, राहुल गांधी की इंक्वायरी और जितिन राम मांझी की बीजेपी से नजदीकियां और फिर सारे अपोजिशन को एक साथ आना, इस सब के बैकड्रॉप में भी क्या इस आंदोलन की टाइमिंग को देखा जा सकता है? यकीनन ये टकराव की राजनीति जरूर है और टकराव की दिशा में बढ़ रही है, इससे निशांत बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब जरा सा आपको हल्का सा डाइवर्ट कर रहे हैं आपके सवाल से, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त गुजरात के बापी से आए हुए किसान है। गुजरात का जो बापी का इलाका है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे लगता है, बड़े किसान हैं। आपका नाम क्या है? विनय सेठ। विनय सेठ, आपके पास कितनी जमीन है? 100 एकड़। 100 एकड़ क्या होता है उसमें? यानी हमारे कुटुंब की ज़मीन है। वैसे वहाँ 26 एकड़ का सीलिंग है, इसलिए एक व्यक्ति तो 26 एकड़ से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा जो कुटुंब है, हमारे कुटुंब की ये 100 एकड़ जगह है। तो ये जो डेवलपमेंट के लिए किसानों से ज़मीन मांगा जा रहा है और भूमि अधिग्रहण बिल लाया जा रहा है, इस पर आपको क्या लगता है कि ये किसानों के साथ किस तरीके का रुख है? ये किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय इसलिए है कि हमारी लाश के ऊपर डेवलपमेंट ये करना चाहते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि हमें भी डेवलपमेंट का भागीदार बनाया जाए। अगर हमारी ज़मीन चली जाती है तो 40 या 45 साल या 50 साल का जो किसान रहता है वो करेगा क्या? सब जमीन, पूरी ज़मीन चली जाएगी तो वो उसके विकास कहाँ गए? विकास अगर बाकी हिस्से का होगा, लेकिन किसान तो रह जाएगा ऐसा ही। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें इसके अंदर भागीदार बनाया जाए और भागीदार बनाने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ऐसा है, एक चीज़ हमें एक चीज़ जानकारी दीजिए, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के पूरे डेवलपमेंट का जो मॉडल है, उनका कहना है वो इसी आधार पे था कि डेवलपमेंट के मॉडल में किसानों से ज़मीन उन्होंने ली थी। तो क्या वो गुजरात में किसानों से ज़मीन ली गई तब वहाँ पर क्या था किसानों का रुख? नहीं, जिस इलाके की ज़मीन ली गई है वो इलाके की ज़मीन बंजर ज़मीन थी। जो अच्छी क्रॉप वाली ज़मीन है वो उन्होंने नहीं ली है। और जबकि हमारे यहाँ SEZ वो लाना चाहते थे और SEZ के आज से 2009 में, और हम लोगों ने विरोध किया, उन्होंने बात को सुनी और वो SEZ कैंसिल किया। और ये फर्स्ट टाइम गुजरात में हुआ था कि किसी जगह पे SEZ कैंसिल होता है। इस वजह से हुआ था कि हमारी ज़मीन, इसका मतलब तो ये है कि ये लैंड बिल जो लाया जा रहा है ये गुजरात मॉडल का नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल नए तरीके का नहीं, ये ज़रूर ये गुजरात मॉडल का है ही नहीं, क्योंकि गुजरात में इन्होंने कभी भी किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन लेने की कोशिश की नहीं है। और जब भी जो भी ज़मीन ली गई है वो बंजर ज़मीन है, जहाँ कुछ नहीं होता है वो ज़मीन उन्होंने ली है। जो फलद्रुप ज़मीन है, जिसको कहते हैं जहाँ पे फसल अच्छी होती है, वो ज़मीन लेने की उन्होंने कोशिश नहीं की है। और अब वहाँ पर आनंदीबेन है, क्या उस तरह का डेवलपमेंट वो किसानों की ज़मीन लेती हैं? नहीं, अभी तक तो हमने ऐसा कहीं नहीं सुना। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गुजरात के डेवलपमेंट और गुजरात के मॉडल का जो जिक्र होता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बार बार करते हैं, अगर गुजरात से आए किसान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पूरा डेवलपमेंट मॉडल बंजर ज़मीन पर खड़ा हुआ है, और लैंड बिल के दौरान पार्लियामेंट के भीतर बहस में भी देखिए ये हुई थी कि SEZ की ज़मीन आपके पास पड़ी हुई है, आप उसका कोई उपयोग नहीं करते हैं, बंजर ज़मीन आपके पास पड़ी हुई है, कोई नहीं, जितनी भी इंडस्ट्रियल सिक यूनिट है उसकी ज़मीन का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, जितने भी मिल थे इस देश के भीतर अलग अलग जगहों पर, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा थे, उसकी ज़मीन का उपयोग, आप खेती की ज़मीन क्यों लेना चाहते हैं? निशांत, ये शायद उस पॉलिटिकल ज़मीन को समझ नहीं पा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और दूसरे राजनीतिक दल या तो समझ चुके हैं या फिर डेवलपमेंट का दबाव सरकार पर इतना ज़्यादा है कि उसे लगता है कि मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देना है कि देखिए हमने पूरे तरीके से आपके लिए रेड कारपेट बिछा दी है और अब आप आइए और यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, इंडस्ट्री लगाइए और डेवलपमेंट इस देश में होगा, उसी से रोजगार होगा और उसी देश में दिशा बढ़ जाएगा। शायद ये एक मैसेज है। लेकिन अगर गुजरात का किसान खुद कहता है, जैसा ये कह रहे हैं,
वहाँ पर ये मॉडल नहीं अपनाया गया, तो मेरे ख्याल से ये शायद जो भी सुन रहे होंगे सरकार के भीतर वह भी सोचेंगे कि क्यों किसानों को लेकर जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनकी ज़मीन को लेकर वो सही दिशा में नहीं है।